ठीक है, डिफेक्ट ट्रैकिंग कर लिया था हमने। ठीक है, अब आते हैं हम अपने अ, एक दो टॉपिक हमने जो छोड़े थे कवर करते हैं। ठीक है, अब ये सारे पॉइंट्स क्लियर है एक बार। टेस्टिंग, डिफेक्ट, टाइप्स ऑफ टेस्टिंग, वाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स, ऑटोमेशन, डिफेक्ट, प्रिंसिपल्स, ये क्लियर है सबको? ठीक है, एसडीएलसी मॉडल क्लियर है, डिफरेंट फेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ये क्लियर है। एसटीएलसी, ठीक, ठीक है, ये डिफरेंट फेजेस है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है एसडीएलसी मॉडल्स, को थोड़ा सी बाद में पिक करेंगे, लास्ट में पिक करेंगे क्योंकि इसमें एजाइल में थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैनुअल टेस्टिंग, टाइप्स ऑफ टेस्टिंग, हाउ टू, एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये कवर कर लिया था हमने। ठीक है, ब्लैक बॉक्स टेक्निक्स हमने पढ़ी थी, डिसीजन टेबल, ऑल पेयर, स्टेट ट्रांजिशन, यूज केस, ये सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, इसके बाद हमने डिस्कस किया था फंक्शनल टेस्टिंग, गोल ऑफ फंक्शनल टेस्टिंग, ये चीजें क्लियर है। ये शायद नहीं हुआ है अभी, ये हो गया नहीं हुआ है? रीटेस्टिंग, यूएटी, एडहॉक, हो गया है। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, ये यूनिट इंटीग्रेशन सिस्टम एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, ये भी हो गया था। ये हो गया था। ठीक है, फिर टेस्ट केस डेवलपमेंट, ये टेस्ट प्लान समझा दिया था मैंने, टेस्ट सिनेरियो, टेस्ट केस, आरटीएम। आरटीएम आप लोग बना रहे हो, टेस्ट केस लिख रहे हो? ठीक है, फिर है टेस्टिंग टेक्निक, एरर गैसिंग, बाउंड्री वैल्यू, ये चीजें हो गई थी। पक्का ये हो गया? मुझे मुझे डाउट है ये हुआ ही नहीं हुआ है। क्या होता है बाउंड्री वैल्यू? शाश्वत बाउंड, फिर ये सर टेस्टिंग टेक्निक हो गया था। अनु, ये नहीं हुई है। ठीक है, जैसे चलो, मुझे भी लग रहा था यहीं तक किया है हमने। अब कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे यहाँ पे हमने ब्लैक बॉक्स टेक्निक पढ़ी थी ना कि टेस्ट केस लिखने की कुछ टेक्निक्स हैं। जब हम टेस्ट केस एग्जीक्यूट करते हैं तो कुछ और, जब टेस्ट केस बनाते हैं तो और कुछ टेक्निक्स का हम यूज करते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ टेक्निक ऐसे आती है, देखो। फर्स्ट है एरर गेसिंग, इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। अब ये क्या है, पहले इनको समझते हैं। ठीक है, पहले ये एरर गेसिंग। एरर गेसिंग मतलब कि एरर को गेस करना। एरर गेसिंग, सपोज कोई टेक्स्ट बॉक्स है, अब जो रिक्वायरमेंट देगा, जो भी क्लाइंट होगा, वो रिक्वायरमेंट देगा कि मुझे एक फॉर्म फिल करना है जिसमें यूजर नेम आना चाहिए। वो तो सिर्फ इतना बताएगा, लेकिन हमें पता है कि अगर कोई टेक्स्ट बॉक्स है, इसका एक पार्टिकुलर साइज होना चाहिए कि कितने लेटर आ सकें, ये हम डिस्कस करते हैं रिक्वायरमेंट में। ठीक है,
इसमें जो एंट्री हो वो क्या, किस किस चीज की अलाउ हो, ब्लैंक एंट्री, भी ये सारी चीजें तो रिक्वायरमेंट, फॉर्म जो बनवा रहा है उसको तो नहीं पता होंगी, जो टेक्निकल चीजें कि ब्लैंक एंट्री नहीं होनी चाहिए, नेम में स्पेशल करेक्टर्स, सपोज कि अगर मैं स्पेशल करेक्टर्स डाल रहा हूँ तो ये स्पेशल करेक्टर नेम्स में नहीं होने चाहिए। क्लियर? नेम्स के बीच में स्पेस के 3-4 वर्ड का स्पेस नहीं होना चाहिए, या स्पेस नहीं होने चाहिए। क्लियर है? क्या हम इनको सबको अलग अलग टेस्ट केस बनाएंगे? नहीं, एक ही टेस्ट केस बनाएंगे और उसके अंदर अलग अलग लिखेंगे, और जब टेस्ट करेंगे तो हो सकता है हम कुछ ऐसे टेस्ट करें जिसमें हम गैस करने की कोशिश करें क्या इसके अलावा भी डिफेक्ट आ सकता है। जैसे टेक्निक को कहते हैं, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं है, इट इज बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ ए टेस्ट एनालिस्ट, कि उसको लग रहा है यहाँ पे इस तरह की एरर आ सकती है। जैसे एंटर ब्लैंक स्पेस इनटू द टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट फील्ड के अंदर ब्लैंक एंट्री करके आपको देखनी है। क्लियर? नल पॉइंटर एक्सेप्शन, तो कभी कभी जब आप ब्लैंक एंट्री करते हो तो अगर उसको हैंडल नहीं किया गया है बैक एंड पे, तो वहां पर एक्सेप्शन भी आ जाती है प्रोग्रामिंग में। एंटर इनवैलिड पैरामीटर, कि वहां पे एज बोली हुई है 18 अबव डालो, और कोई 7 या 8 एंट्री कर रहा है। डिवाइड बाय जीरो, कभी डिविजिबिलिटी का कैलकुलेटर बनाया है और वहां पे आप डिवाइड कर रहे हो जीरो से, तो जीरो से डिवाइड होता नहीं है तो एरर थ्रो करेगा। कहीं पे मैक्सिमम लिमिट अपलोड करने की फाइल की 5 है और आप 5 से ज्यादा कर रहे हो। चेक बटन विदाउट एंटरिंग वैल्यूज, कहीं बटन पे आप क्लिक कर रहे हो, कहीं पे वैल्यू अपडेट करनी थी तो वो फंक्शन को आप चेक कर रहे हो। तो ये सारे एरर गैसिंग क्या है, टेक्निक। इसमें कितने टेस्ट केस बनाओगे तो आप एक ही टेस्ट केस के अंदर कुछ पॉइंट डाल सकते हो, लेकिन जब टेस्ट करोगे तो आप अलग अलग चीजों को भी टेस्ट कर सकते हो कि कहीं उसके बेसिस पे तो नहीं आ रहा है। इसमें आपको लिमिट रखनी है। लिमिट मीन्स कि आप कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसका आप ध्यान रखो, और बाद में आप एरर जब टेस्ट करो तो एरर गैसिंग टेक्निक का यूज करो। ये चीज क्लियर हो गई? क्योंकि हम इन सब चीजों को लिख नहीं सकते क्योंकि बहुत सारी हो जाएंगी, क्योंकि निगेटिव टेस्टिंग हो रही है तो बहुत सारी टेस्टिंग हो जाएगी इसमें। ये चीज क्लियर हो रही है? क्या समझ में आ रहा है इसमें? हम्म। ठीक। नेक्स्ट टेक्निक है, अब इसका पर्पस क्या है? द मेन पर्पस ऑफ एरर गैसिंग टेक्निक इज टू डील विथ ऑल पॉसिबल एरर विच कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड एज इनफॉर्मल टेस्टिंग। इनफॉर्मल टेस्टिंग की टेस्ट केस लिखो, सारी चीजों को लिखो और फिर टेस्ट करो, तो वहां पे इन चीजों को हम नहीं पकड़ पाएंगे। क्लियर? एडवांटेज डिसएडवांटेज है ये आप खुद रीड करोगे, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। क्लियर? नेक्स्ट है इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग टेक्निक। इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग टेक्निक क्या है? एक टेक्निक है जिसके थ्रू आप क्या करते हो, डेटा को वैलिड और इनवैलिड कैटेगरी में डिवाइड करते हो। क्लियर? सपोज आप, आपको एंटर ओटीपी नंबर, सपोज एक बॉक्स बनाए, आप एंटर ओटीपी नंबर या कोई पासवर्ड एंटर करवाना है। ठीक है? अब इसका रूल क्या है? सपोज ये 6 डिजिट का होना चाहिए। आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे पासवर्ड आते हैं 6 डिजिट का। आप इसमें कैसे का अप्रोच का यूज करोगे? किस अप्रोच का यूज करोगे कि चेक करना है 6 डिजिट? ठीक है, आप रैंडम नंबर डालोगे, यस और नो? नो। रैंडम नंबर डालोगे तो आपके पास आउटपुट जो आएगा
तो आपको क्लियर नहीं होगा कि क्या आउटपुट आ रहा है और कहाँ पे गलती हो रही है। क्लियर। तो आप क्या करोगे, एक इस तरीके की शेड बनाओगे, इनवैलिड, इनवैलिड, वैलिड, वैलिड। ठीक है। अब ये कह रहा है कि 6 डिजिट का होना चाहिए। तो सिनेरियो क्या बनते हैं कि नंबर ग्रेटर देन 6 भी हो सकता है, कोई भी नंबर कोई एंटर कर रहा है, लेस देन 6 भी हो सकता है, और नंबर 6 के बराबर भी हो सकता है। तो ये वैलिड है और ये दोनों इनवैलिड है। तो आप एक कैटेगरी बनाओगे। सपोज हम अगर एक्सेल में बनाएं, अभी टेक्निक टेस्ट केस बनाते समय ध्यान में रखनी होती है। तो आपने कॉलम बना लिया इनवैलिड, डेटा बना रहे बेसिकली हम, और दो इनवैलिड लिए तो दो वैलिड। इसमें इनवैलिड क्या है, नंबर ग्रेटर देन 6, नंबर लेस देन 6। ठीक है। वैलिड, नंबर इक्वल टू 6, नंबर इक्वल टू 6। सपोज आपको कोई पासवर्ड रखना है उस हिसाब से। अब ग्रेटर देन 6 में क्या नंबर आ सकता है, कोई भी नंबर आप एंटर करके देख रहे हो, ठीक है, पासवर्ड रखने के लिए। अब इसमें से रैंडम नंबर आप सेलेक्ट कर सकते हो। क्लियर। ग्रेटर देन 6 और लेस देन 6 में आपने ये नंबर लिख के देख रहे हो। ये सारे नंबर अलग अलग रेंज के आप ले सकते हो। तो ये सारे इनवैलिड हो गए। कोई भी वैलिड नंबर, ये 6 डिजिट का हो गया, ये भी 6 डिजिट का हो गया, ये भी 6 डिजिट का, ये भी 6 डिजिट। तो ये आपका डेटा हो गया। ठीक है। कोई ऐसा टेक्स्ट बॉक्स है जिसमें आपको पासवर्ड बनाना है और वो सिर्फ 6 डिजिट लेता है, तो आप इन डेटा से उसको चेक करके कंफर्म कर सकते हो। ग्रेटर देन 6 ये नंबर कंफर्म कर देगा कि कोई भी 6 से बड़ा नंबर डाल रहे हो तो वो रॉन्ग आउटपुट देना चाहिए। ये 6 से लेस देन पे हमने कर लिया, 4 वैलिड ले लिए। ठीक है। तो ये आपका डेटा हो गया। इसको आप टेस्ट केस में लगाओगे, इनवैलिड इनपुट, तो हम ये पुट करेंगे वैलिड। तो ये सारा डेटा हमें उस टेस्ट केस में चाहिए होगा। तभी हम छोटे से डेटा की हेल्प से बता सकते हैं, क्लियर, कि ये ठीक है या नहीं। अगर अभी रूल क्या था, देखो अभी रूल बेस्ड किया हमने। रूल था कि कोई भी नंबर, कोई भी ओटीपी नंबर डालना है या कुछ भी रखना है या पासवर्ड रखना है, वो 6 डिजिट का होना चाहिए, इसमें नंबर हो। ठीक है। अब कोई स्पेशल करेक्टर उसमें भी आ गया कि स्पेशल करेक्टर भी होना चाहिए 6 डिजिट का। तो वैलिड क्या हो जाएगा उसमें, 6 डिजिट का विद स्पेशल करेक्टर। सपोज मैं यहाँ पे कोई नंबर रख देता हूँ, तो ये वैलिड हो गया। इनवैलिड में क्या आ जाएगा कि मैं ये इनवैलिड हो गया। लेस देन 6 नंबर, मैंने स्पेशल करेक्टर तो लिया है लेकिन अब ये लेस देन 6 डिजिट है, तो वैलिड डेटा ऐसे बनाएंगे। तो आपको थोड़ा सा दिमाग से सोचना है कि क्या वैलिड रहेगा क्या इनवैलिड रहेगा। टेम्पलेट यही चलेगा, डेटा चेंज हो सकता है आपके रूल के हिसाब से। रूल क्या है, तो ये देखो स्पेशल करेक्टर है और अल्फाबेट्स भी है, नंबर भी है, बट 1 2 3 4 5 ये 6 हो रहा है। तो लेस देन 6 कैटेगरी है ये। तो ये 5 डिजिट का हो गया, लेकिन फिर भी पास नहीं होगा क्योंकि लेस देन 6 है। ग्रेटर,
ये भी फेल होगा। ये ग्रेटर देन 6 है, लेकिन इसमें अल्फा या स्पेशल कैरेक्टर नहीं है, अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू है सिर्फ ये। अल्फा न्यूमेरिक मतलब अल्फाबेट भी होते हैं, नंबर भी होते हैं, बड़े फिर भी पास नहीं होगा। क्लियर है? तो ये इसकी इनवैलिड कैटेगरी हो गई। क्लियर? अभी कंडीशन ग्रेटर देन 6 लेस देन 6 बनाइए। आपके रूल के हिसाब से 4 बनाइए, आप 2 भी बना सकते हो, वैलिड और इनवैलिड का। वो आप पे डिपेंड करता है। ये टेक्निक है, इसको कैसे यूज करना है ये आप पे डिपेंड। कि आप क्या करो, पार्टीशन कर दो, तो आपको भी क्लियर रहे कि क्या चीज उसमें सही है, क्या चीज गलत है। ये चीज क्लियर हुई? इसमें कुछ डाउट है, समझ में आया ये? क्या समझ में आया इसमें? हम्म। बिल्कुल। हाँ। ठीक। और ये इंटरव्यू के क्वेश्चन आएंगे कि टेस्टिंग टेक्निक्स कौन कौन सी होती है। एरर गैसिंग, इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग, और उसके बाद एक और टेक्निक है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस कहता है कि जो डेटा की बाउंड्री होती है, सपोज एक वोटिंग वोटिंग सपोज कार्ड बन रहा है, जिससे आप वोट डाल सकते हो, और उसमें अपनी एज जो डालनी है वो 18 से 60 की हो सकती है, सपोज करो। क्लियर है? तो इसको जब आप चेक करोगे, इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग की टेक्निक का यूज करोगे, कि रेंज आ गई ना यहाँ पे, क्या बन जाएगा रूल? लेस देन 18। ठीक है, चलो यहाँ पे बनाते हैं। अब इस दोनों टेक्निक का यूज करते हैं, बाउंड्री वैल्यू। अब इसी के अंदर मैं बाउंड्री वैल्यू समझाऊंगा। ठीक है, तो हम इसके लिए बनाते हैं, जैसे हमने यही बनाया, इसी टेम्पलेट को कॉपी कर लेते हैं। पहले इनवैलिड। ठीक है, अब इनवैलिड क्या है? लेस देन 18। ठीक है, और इन इनवैलिड मान लो ग्रेटर देन 60। और यहाँ पे हमने एक वैलिड ले लिया, एक और दो इनवैलिड लिए तो 2 वैलिड ले लिए। ठीक है। ठीक है, ये हमारा हो गया लेस देन 18। अब लेस देन 18 कितना हो गया? 2, 3, 8, 10, सपोज। अब हमने कुछ नंबर रैंडमली ले लिए जो लेस देन 18 थे, सपोज हमें 4 में कंफर्म करना है। ठीक है, तो बाउंड्री वैल्यू क्या कहती है? बाउंड्री वैल्यू कहती है कि जो नंबर बाउंड्री पे है, बाउंड्री पे नंबर जैसे 18 अगर लिया है, बाउंड्री पे नंबर कौन सा है, इसके पास कौन सा है? 17, 16। तो कहता है आपको इस नंबर पे चेक करना जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर गलतियां यहीं पे मिलेंगी। क्योंकि प्रोग्रामिंग में लॉजिक लिखा होगा कि नंबर ग्रेटर देन 18, वोटिंग दे दो उसको। तो जब हमने बोला कि 18 वाली एज को भी
ट्राई करना है, तो जिसकी 18 एज होगी वो उस नंबर पे नहीं होगा। तो यहाँ पे जो लॉजिक लगता है वो इस एज पे लगता है, तो इस एज के आगे पीछे चेक करना इंपॉर्टेंट है। तो हमें हमेशा अगर हम 18 मान रहे हैं तो 17 लेना इंपॉर्टेंट है। वैलिड एज 18 तो आएगी आएगी, वैलिड एज 60 तो आएगी आएगी, 60 का नियर बाय 61। क्लियर। और यहाँ पे 18 का है तो 19, ये इंपॉर्टेंट है। 50, 61, ये इंपॉर्टेंट नंबर हो गया। 61 तो नहीं आएगा, 59, ये इंपॉर्टेंट नंबर 59। तो जो नियर बाय नंबर्स हैं उस पे भी हम कंडीशन लगा रहे हैं, वो नंबर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बाकी नंबर पे भी करना है, बट ये यहाँ पे ज्यादातर गलतियां होती है। यस और नो, ये चीज समझ में आ रही है। कंफ्यूजन होता है अगर मैं कहूँ कि जिस भी बच्चे के 14% से ज्यादा मार्क्स आएंगे उसको अवार्ड अवार्ड मिलेगा, या उसको सर्टिफिकेट मिलेगा पासिंग का। ज्यादातर बच्चों के, किसी बच्चे के 60% आए तो उसको कंफ्यूजन होगा मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा। उसको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। कंफ्यूजन किसको होगा? जिसके 40.5, 40.2% आएगी। ठीक है, इसका भी क्लियर है। 40 है, अगर किसी की 39 आ रही है, 0.7 आ रही है, तो इसको कंफ्यूजन होगा सर मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा। किसी की 40 आ रही है तो इसको मिलेगा नहीं मिलेगा, पहले आप लोग बताओ इसको मिलेगा नहीं मिलेगा? क्यों? क्वेश्चन क्या है? ग्रेटर देन 40। 40 क्या 40 के बराबर? देखो आपने गलती कर दी अभी। 40 के बराबर है? नहीं। नो, तो इसको नहीं मिलेगा। किसको मिलेगा? 40 से ज्यादा, तो ये भी ज्यादा होता है, 40.1 भी ज्यादा है क्या? अब ये कंफ्यूजन होगा सर क्या राउंड ऑफ होके मुझे मिलेगा? नो, कोई राउंड ऑफ नहीं करना है। अगर रूल में नहीं लिखा है अपने हिसाब से एज्यूम नहीं करना है, नो, सर्टिफिकेट इसको भी नहीं मिलेगा। पर इसको कंफ्यूजन होगी, सपोज 39 आए किसी के, तो राउंड ऑफ होके तो 40 हो रहे हैं, 40 हो भी रहे होंगे तो ये ग्रेटर देन 40 है। बिल हाँ, वो इनवैलिड के लिए। समझ गए? तो ये भी नो है। तो यहाँ पे चेक करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा होती है प्रोग्रामिंग में भी और टेस्टिंग में भी। तो टेस्टर्स को ये क्लियर होना चाहिए कि क्या वैलिड है क्या इनवैलिड है। तो वैलिड इनवैलिड का कैटेगरी देखनी है, और इस बाउंड्री पे तो बिल्कुल हमेशा चेक करना है। क्रिकेट देखते हो आप लोग? क्रिकेट में बाउंड्री होती है, जब कोई कैच होती है बाउंड्री पे, तब कंफ्यूजन वहीं पे होती है, यार कैच प्रॉपर हुआ है नहीं हुआ है। बीच में कभी कैच होती है तो कोई डाउट होता है? नहीं होता, ज्यादातर नहीं होता अगर क्लियर कैच हुई है। लेकिन बाउंड्री पे कंपायर को बार बार देखनी होती है कि वही लाइन है उसके पास वैलिड इनवैलिड है। वही नंबर्स का खेल है कि जिस नंबर के पास हमने डिफाइन किया है ना कि ग्रेटर देन 60 लेस देन 60, वहीं पे कंफ्यूजन होगी। हाँ वो, तो यहाँ पे कौन है अंपायर? अंपायर आप हो। ठीक है, आपको वैलिड और इनवैलिड कैटेगरी पता होनी चाहिए। अंपायर को पता होता है कि ये बाउंड्री है, इसके अंदर क्या तो वैलिड, इसके बाहर गया तो इनवैलिड। यहाँ पे टेस्ट आप कर रहे हो, आपका डिसीजन सबसे इंपॉर्टेंट है। आप कह दोगे ये टेस्ट केस फेल है तो वो फेल है, रीजन आपको बताना पड़ेगा कि क्यों है। ऐसे नहीं कह सकते आपने टेस्ट केस को फेल कर दिया टेस्टर ने तो टेस्ट केस फेल हो गया, बट आपने क्यों फेल किया है, रीजन आपके पास होना चाहिए कि ये भाई कैटेगरी है, ये इस पे वैलिड नहीं करती इसलिए मैंने वो फेल किया है। अंपायर ने अगर आउट दे दिया तो आउट है, बट अंपायर को रीजन देना पड़ेगा क्यों आउट है। क्लियर? ये चीज समझ में आ गई? तो ये टेक्निक्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अब यही थ्योरी में लिखा हुआ है, 18 एंड 13 बाउंड्री है, पे अटेंशन टू दीज वैल्यूज बट डज नॉट मीन द मिडल वैल्यू
इग्नोर्ड। तो मिडल वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है, बट बाउंड्री वैल्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिडिल में आपको ज्यादातर क्लियर मिलेगा चीजें, बट ऐसा नहीं कि वहां पे चेक नहीं करना है, चेक वहां पे भी करना है। क्लियर हुई? टेस्टिंग टेक्निक्स क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट है टेस्ट मैनेजमेंट। जब हम ये दूसरा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टेस्ट मैनेजमेंट। टेस्ट मैनेजमेंट का मतलब है कि टेस्टिंग करते टाइम, टेस्टिंग टाइम जब टेस्टिंग हो रही है, ठीक है, कुछ कोई लोग टेस्ट केस लिख रहे हैं, कोई लोग प्लानिंग कर रहे थे पहले कैसे होगा, ठीक है, टेस्ट केस रन करने के बाद टेस्ट केस का रिजल्ट क्या आया है, कितने डिफेक्ट आए हैं, हमने डिफेक्ट को रीटेस्ट किया है नहीं किया है, बिल्ड सारी पास हुई है नहीं हुई है, ठीक है, कितने डिफेक्ट हम दे चुके हैं, कितने डिफेक्ट को प्रॉपरली लॉक किया है, उनको रीटेस्ट के लिए हमने अभी पेंडिंग में है नहीं है। क्लियर? ये सारी टेस्टिंग क्या है, टेस्ट केस लिखे हैं, नहीं लिखे हैं। तो इन चीजों को मैनेज करना कौन करता है? जो आपका मैनेजर होता है, ठीक है, वो मैनेज करता है। तो इन चीजों को बोलते हैं टेस्ट मैनेजमेंट। और जो भी हमने इसमें डेटा बनाया है, जो भी हमने टेस्ट केस बनाए हैं, टेस्ट सिनेरियो बनाए हैं, ठीक है, आरटीएम बनाई है, डिफेक्ट डिफेक्ट लॉक किए हैं, इन सब की रिपोर्ट सबमिट होती है। वो सारा डेटा हमें क्या करना पड़ता है, सबमिट, जिसको हम सॉफ्टवेयर देंगे तो ये सारी चीजें देंगे। डिफेक्ट तो नहीं देंगे, कि तो देंगे डिफेक्ट के मैनेजर के पास होते हैं कि इतने डिफेक्ट आए थे, हमने इनको ठीक किया है। जो भी काम आप इंडस्ट्री में करते हो, एक एक चीज की डॉक्यूमेंटेशन होती है। इन्हीं चीजों को बोलते हैं टेस्ट मैनेजमेंट। आप भी अगर टेस्ट करोगे तो ऐसा नहीं कि सब टेस्ट केस लिखोगे या टेस्ट करोगे, सब चीजों का आपके पास डेटा रहेगा। तो वो पूरा जो लाइफ स्टाइल होता है टेस्टिंग का, जो पूरा इको सिस्टम है टेस्टिंग का, किसी चीज को मैनेज करना, दैट इज कॉल्ड टेस्ट मैनेजमेंट। अब इस टेस्ट मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या आता है? सबसे पहले आता है टेस्ट प्लान। टेस्ट प्लान की प्लानिंग करना, कौन कौन से टेस्ट केस बनेंगे, कौन कौन से सिनेरियोस बनेंगे, कौन कितनी टेस्टिंग करेगा, कितने टाइम में हमें कंप्लीट करनी है, पूरा एक डॉक्यूमेंटेशन बनता है। तो वो आपका मैनेजर बनाता है। क्लियर है? दैट इज कॉल्ड टेस्ट प्लान, प्लानिंग डॉक्यूमेंटेशन। ये क्लियर हो रहा है? ठीक है। सेकंड है टेस्ट केस रिव्यू प्रोसेस। अब टेस्ट प्लान बन गया, आपको पता लग गया कि मेरे पास इतना काम आया, मेरे पास क्या वर्क आया है। क्लियर है? आप क्या करोगे? टेस्ट सिनेरियो लिखोगे, उसके टेस्ट केस लिखोगे, फिर उसको रिव्यू कराओगे। रिव्यू का मतलब है कि कोई उसको क्रॉस चेक करेगा। कौन करेगा? या तो आपके सीनियर करेंगे, या कोई मैनेजर करेगा कि आपने के प्रॉपर सिनेरियोज बनाए हैं या नहीं बनाए हैं, प्रॉपर सिनेरियो के प्रॉपर टेस्ट केस बनाए हैं नहीं बनाए हैं, आपका बनाने का स्टाइल अलग है, या जो कंपनी चाहती है कि आपने उस हिसाब से बनाए हैं नहीं बनाए हैं। तो वो सब कुछ इस रिव्यू प्रोसेस में आता है। इज दिस क्लियर? इसको इसको बोलते हैं टेस्ट केस रिव्यू प्रोसेस। तो आपके सारे टेस्ट केस क्या होते हैं? रिव्यू होते हैं। इज दिस क्लियर? ठीक है। एक होती है ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स, इस तरह की, आरटीएम, ये पहले भी एक्सप्लेन की थी। हाँ, एक्सेल शीट शेयर की थी। ये टेम्पलेट है, बेसिक टेम्पलेट है कि रिक्वायरमेंट नंबर कौन सा है, कौन से मॉड्यूल को हम टेस्ट कर रहे हैं, हाई लेवल रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी लो लेवल रिक्वायरमेंट क्या है। हाई लेवल रिक्वायरमेंट मतलब
कि क्या क्या चाहिए था। सपोज लोन चाहिए, बैंकिंग एप्लीकेशन है, उसमें एक मॉड्यूल है हाई लेवल रिक्वायरमेंट लोन, लो लेवल की पर्सनल लोन है, बाइक लोन है, कार लोन है, और उसके अगेंस्ट में उसके टेस्ट केसेस के नेम या नंबर आप दे सकते हो। इससे हम क्या कर सकते हैं कि देख सकते हैं कि कौन कौन से मॉड्यूल बने थे, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट थी, कौन कौन सी लो लेवल रिक्वायरमेंट थी, हर लो लेवल रिक्वायरमेंट के हमने टेस्ट केस कौन से लिखे हैं और वो कहाँ पे सेव किए हैं। तो बोलते हैं हम कि हम आरटीएम, जैसे ये एक एग्जांपल है। आरटीएम का टेम्पलेट मैंने बताया था कि अलग अलग हो सकता है। रिक्वायरमेंट नंबर 2, मॉड्यूल नेम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, होम लोन। पर्सनल लोन में भी लो लेवल रिक्वायरमेंट, पर्सनल लोन फॉर प्राइवेट एम्प्लॉय, पर्सनल लोन फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, पर्सनल लोन फ्रॉम जॉबलेस पीपल, और इसके टेस्ट केस नंबर, ताकि एक ही शीट में हमारे पास पूरा डेटा प्रिपेयर हो जाए। तो आरटीएम इसको बोलते हैं क्या? आरटीएम, रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं कि कितना काम था, कितना हमने किया है, कितना हो गया है, कौन सी रिक्वायरमेंट थी। ये भी आपको मिलती है इंडस्ट्री। ये क्लियर हो गया? अभी कुछ एडवांटेज है। अगर कोई रिक्वायरमेंट मिसिंग है या कन्फ्लिक्टिंग है, का पता लग जाता है। टेस्टिंग के कितने एफर्ट लगेंगे, कितने टेस्ट केस बनेंगे, सब कुछ पता लग जाता है। ट्रैक करने में काम करती है। कहीं कहीं पे डिफेक्ट आते हैं तो हम इसके आगे किसी किसी कंपनी में डिफेक्ट भी होता है कि ये डिफेक्ट आए थे, डिफेक्ट भी हम इससे ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड टेस्ट मैनेजमेंट। टेस्ट मैनेजमेंट में जैसे पहले बताया था कि आपको इतनी सारी चीजें ध्यान में रखनी है। टेस्टिंग, ठीक है, कि कहाँ कहाँ क्या क्या टेस्टिंग होगी, उसकी प्लानिंग, ठीक है, टेस्ट केस के रिजल्ट क्या आ रहे हैं, टेस्ट केस डॉक्यूमेंटेशन कैसे की है आपने, टेस्ट केस का रिव्यू, डिफेक्ट, बिल्ड पास हुई है नहीं हुई है, कैसे आपने डिफेक्ट लॉक किए हैं प्रॉपर नहीं किए, ये सारा पार्ट आपका टेस्टिंग का होता है। ये चीज क्लियर हो गई? इसमें कोई डाउट है? ठीक है। ठीक है, आज इतने ही रखते हैं, फिर इसके आगे स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे एच डी एल सी मॉडल्स।